प्यारे बच्चों, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति में आज हम समाजवादी समाज का निर्माण पढ़ेंगे। बच्चों, समाजवादी विचारधारा आपको याद है कि सब बराबर हैं, समाज के जितने भी संसाधन हैं सबको मिले, उसका लाभ सबको मिले। और समाजवादी विचारधारा को जो निरूपित करते हुए, निरूपण का मतलब होता है बच्चों उस व्यवस्था को स्थापित करना, इसे समाजवादी समाज कहा गया। और इसके निर्माण में क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई गई। सबसे पहले उद्योग और बैंकों का राष्ट्रीयकरण जारी रखा गया। आपको ध्यान है कि बोल्शेविक क्रांति के बाद उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया था। उसके बाद गृह युद्ध हुआ, बोल्शेविकों वर्सेस जारशाही के समर्थक और सामाजिक क्रांतिकारियों के बीच गृह युद्ध चल रहा था। लेकिन इस युद्ध के दौरान भी राष्ट्रीयकरण की जो प्रक्रिया है वो जारी रही। दूसरा है बच्चों, जो भूमि जब्त कर ली गई थी, किससे की गई थी? सामंतों से या कुलीन वर्ग से, अमीर वर्ग से जो भूमि छीन ली गई, उस पर सामूहिक खेती करने की अनुमति दे दी गई। केंद्रीकृत नियोजित व्यवस्था लागू की गई। केंद्रीकृत का अर्थ होता है बच्चों कि जहां फैसले लेने की शक्ति एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह में समाहित हो। शक्तियों का विकेंद्रीयकरण बोल्शेविकों ने नहीं अपनाया। इसी के चलते पंचवर्षीय योजनाएं भी अपनाई गई। 5 सालों के लिए थी बच्चों ये, पहली 1927 से 32 और बाद में 1933 से 38 तक। इन आर्थिक गतिविधियों के क्या फायदे हुए? कीमतें स्थिर कर दी गई। बच्चों, स्थिर का मतलब होता है कीमतें घट या बढ़ नहीं रही थी। जैसे आज हम अपने देश में देखते हैं, पेट्रोल अगर आज 70 रुपए प्रति लीटर है तो कल शायद 72 रुपए या 68 रुपए प्रति लीटर हो जाए। इसे कीमतों का घटना या बढ़ना कहते हैं बच्चों। लेकिन जिस समय का इतिहास हम रूस का पढ़ रहे हैं, वहां कीमतें स्थिर थी। और इसी के साथ इन गतिविधियों के चलते आर्थिक विकास जो है तेजी से हुआ। औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा। तेल, कोयले और स्टील के उत्पादन में 100% वृद्धि दर्ज की गई। नए नए औद्योगिक शहर बने। और एक उदाहरण है बच्चों कि एक स्टील संयंत्र 3 साल में बनकर तैयार हो गया। वाकई उपलब्धि थी बच्चों रूस की, 3 साल में एक स्टील संयंत्र खड़ा कर देना। मजदूर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, लेकिन इसके नुकसान क्या हुए? खराब कार्य स्थितियां। कामगार लोगों के जो काम करने की स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। मजदूरों को सख्त जिंदगी गुजारनी पड़ रही थी। उनके जो रहने के जो क्वार्टर्स थे वो स्वास्थ्य के हिसाब से उचित नहीं थे। और इसी के चलते बार बार काम रुक जाता था। बच्चों, खराब कार्य स्थितियां या मजदूरों की सख्त जिंदगी से मजदूरों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा था, उन्हीं का नुकसान हो रहा था। लेकिन बार बार काम रुकने से सारी अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा था। इन नुकसान को ठीक करने के लिए या समाज को सही बनाने के लिए सरकार ने कोशिशें की बच्चों। सबसे पहले फैक्ट्री कामगार जो फैक्ट्री में काम कर रहे थे या किसान जो खेतों में काम कर रहे थे, उनको शिक्षा देने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा नीति अपनाई गई। इंतजाम किए गए लोगों को शिक्षित करने के, उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए। महिला कामगारों के बच्चों के लिए फैक्ट्री में बालवाड़ियां खोली गई। बच्चों, जैसे आज हमारे देश में आंगनवाड़ियां काम कर रही हैं, उसी तरह फैक्ट्रियों में बालवाड़ियां खोली गई ताकि महिला कामगारों की निगाह के सामने बच्चे रहें और वो खेल कूद सकें और उनका पालन पोषण है वो सही से हो सके। सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई। स्वास्थ्य सेवाएं का उदाहरण है बच्चों कि जैसे अगर हम सरकारी अस्पताल में इलाज करवाने जाएंगे तो वहां इलाज सस्ता है बजाय निजी अस्पताल के। और अगर स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती हैं तो इसका फायदा कामगार लोगों को और किसानों को होना था, जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और इसी से जो है कार्य कुशलता भी उनकी बढ़ती थी अगर वे स्वस्थ हैं। तो इसीलिए सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाई गई।
मजदूरों के लिए रिहायशी मकान बनाए गए बच्चों, जिसमें वो अपने परिवार के साथ रह सकते थे और उनके जो क्वार्टर्स की जो स्थिति थी वो भी ठीक की गई। सरकार की कोशिशों का जो है सब जगह एक जैसा फायदा नहीं मिला। कारण क्या था कि सरकारी जो संसाधन थे वो कम थे, जिसकी वजह से सब लोगों को सब जगह इसका फायदा एक जैसा नहीं मिला। 1924 में लेनिन की मृत्यु हो जाती है और स्टालिन बोल्शेविकों की सत्ता संभालते हैं। स्टालिनवाद बच्चों, वाद का अर्थ है विचारधारा, एक व्यवस्था, एक विचार। स्टालिन ने जो विचारधारा अपनाई उसे स्टालिनवाद कहा गया। देखते हैं क्या है। समाजवादी समाज या साम्यवादी समाज के निर्माण के लिए जोसेफ स्टालिन द्वारा सोवियत संघ में अपनाई गई नीतियों का समुच्चय या संग्रह। क्लियर हो गया होगा आपको कि जो नीतियां स्टालिन ने अपनाई सोवियत रूस में, उन्हें स्टालिनवाद कहा गया। सामूहिकीकरण उनकी एक विचारधारा थी बच्चों, जिसमें उत्पादन और वितरण का सारा अधिकार सामूहिक रूप से राष्ट्र या समाज के हाथों में जाना था। यह समाजवाद की विचारधारा थी बच्चों, शुरू में हमने पढ़ी है और स्टालिन ने इसे सामूहिकीकरण का नाम दिया। सामूहिकीकरण स्थापित करने के पीछे क्या क्या परिस्थितियां थी। 1927-28 में सोवियत रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट आ जाता है बच्चों। कारण क्या था, पढ़ते हैं। सरकार ने इस संकट को दूर करने के लिए अनाज की कीमतें भी तय की, लेकिन किसानों ने तय कीमत पर अनाज नहीं बेचा, जिसकी वजह से संकट बना रहा। अब स्टालिन ये सोचने लगे कि अमीर किसान और व्यापारी शायद कीमत बढ़ने की उम्मीद से अनाज नहीं बेच रहे हैं, और इसी अनुमान को उन्होंने रोकने के लिए सट्टेबाजी पर अंकुश लगाया। व्यापारियों के पास जमा अनाज को जब्त किया, किसानों से जबरन अनाज खरीदा, संपन्न किसानों अर्थात कुलक के ठिकानों पर छापे मारे। ये सारी जो गतिविधियां स्टालिन के समय हो रही थी बच्चों, ये किस लिए हो रही हैं? अनाज इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि अनाज का भारी संकट शहरों में आ पड़ा था। लेकिन इन सारी गतिविधियों के चलते अनाज की कमी बनी रही, कामयाबी नहीं मिली। इसीलिए सामूहिकीकरण का फैसला लिया गया। सामूहिकीकरण के पक्ष में यह तर्क दिया गया बच्चों कि खेत छोटे हैं और आधुनिक ढंग के नहीं हैं। मशीनों द्वारा खेती से औद्योगिक खेती की जानी चाहिए, जिससे ज्यादा फायदा हो, ज्यादा उत्पादन हो और अनाज की जो किल्लत है वो खत्म हो। सामूहिकीकरण के लिए क्या कदम उठाए गए? सबसे पहले कुलकों यानी धनी किसानों का सफाया किया गया, उनसे जमीनें छीनी गई किसानों से, और सरकार ने अपने नियंत्रण वाले बड़े बड़े खेतों की स्थापना की। सामूहिकीकरण के चलते 1929 में सामूहिक खेतों कोल खोज जिसे कहा जाता है बच्चों में काम करने के आदेश दिए गए। सामूहिक खेत से होने वाला लाभ या उपज किसानों द्वारा साझा की गई। सामूहिकीकरण है बच्चों कि मिलकर काम करना और लाभ भी आपस में बांटना बराबर बराबर। इसके परिणाम क्या निकले? किसानों ने सरकार का विरोध किया। सामूहिक खेती की बात कही गई बच्चों, लेकिन किसानों ने सरकार का विरोध किया। आपको ध्यान होगा कि जब रूसी क्रांति की बात कर रहे थे तो किसानों को ज्यादा समाजवादी माना गया था कि क्रांति होगी तो किसान लेकर आएंगे, क्योंकि वे अपनी जमीनें कम्यून को सौंप देते थे और खेती से होने वाला लाभ भी बराबर बांट लेते थे। लेकिन अब स्टालिनवाद की जो विचारधारा चल रही थी, सामूहिकीकरण की जो बात चल रही थी, किसानों ने सरकार का साथ नहीं दिया। किसमें? सामूहिक खेती करने में। उन्होंने रोष में, गुस्से में अपने जानवरों को खत्म किया और 1929 से 31 तक मवेशियों की संख्या में 1/3 यानी तीसरे हिस्से के मवेशी मारे गए।
यह रोष था बच्चों किसानों का सरकार के प्रति। हालांकि नुकसान उनका खुद का भी हो रहा था और किसानों के साथ साथ पूरा समाज जो है इससे प्रभावित हो रहा था। विरोध करने वालों के प्रति स्टालिन और उनके सहयोगियों ने क्या कदम उठाए? विरोध करने वालों को सख्त सजा दी गई और कुछ ऐसे किसान थे बच्चों जिन्होंने सामूहिक खेती का विरोध किया तो उन्हें स्वतंत्र किसान मान लिया गया, लेकिन सरकार की ओर से इन किसानों को कोई मदद नहीं मिली। इसके चलते, इन सारी परिस्थितियों के चलते सामूहिकीकरण की प्रक्रिया जो है वो ज्यादा कामयाब नहीं होती बच्चों। क्यों? क्योंकि उत्पादन में कोई खास वृद्धि नहीं हुई और 1930 से 33 तक फसलें खराब हुई और सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा जिसमें 40 लाख लोग मारे गए। सामूहिकीकरण पढ़ा हमने, परिणाम पढ़े, क्या क्या कदम उठाए गए और उनका क्या परिणाम निकले। तो उत्पादन में कोई खास वृद्धि नहीं हुई और लाखों लोग मारे गए। सामूहिकीकरण में लोगों का विरोध देखा हमने, अकाल की जो है भयंकर परिस्थितियां आई और नियोजित अर्थव्यवस्था की परस्पर लाभ कर जो है बांट लेंगे, पारस्परिक क्रियाएं करेंगे और लाभ भी आपस में परस्पर बांट लेंगे। तो सामूहिकीकरण कुल मिला के ये 3 चीजें आपको याद रखनी है: लोगों का विरोध, अकाल और नियोजित अर्थव्यवस्था। लेकिन सामूहिकीकरण की विचारधारा जिस तरीके से आगे बढ़ रही थी, खुद पार्टी के कुछ लोग स्टालिन के विरोध में खड़े होते हैं और वे सामूहिकीकरण की आलोचना करनी शुरू कर देते हैं। स्टालिन ने ऐसे आलोचकों को समाजवाद के खिलाफ माना और उनको जेल भेज दिया। याद रखना है बच्चों, पार्टी में विरोध करने वालों के लिए क्या कदम उठाए गए? आलोचकों को जेल भेज दिया गया। 1939 तक 20 लाख से ज्यादा लोगों को या तो जेलों में या श्रम शिविरों में भेज दिया गया। लोगों को यातनाएं दी गई, उन्हें मार दिया गया। रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव। बोल्शेविकों ने जिस तरीके से शासन चलाया या जिस तरह से शासन सत्ता संभाल रखी थी, यूरोप की सामाजिक पार्टियां उनसे असहमत थी। लेकिन फिर भी दुनिया भर के लोगों में, खास तौर से मेहनतकश जो वर्ग था, उसमें एक नई उम्मीद जगी कि उनका भी उद्धार हो सकता है बोल्शेविक क्रांति जैसे किसी महान क्रांति के द्वारा। इसी के चलते इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना होती है। आपको ध्यान होना चाहिए बच्चों कि बोल्शेविक पार्टी को कम्युनिस्ट पार्टी भी कहते थे। और कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट 1920 और कॉमिंटर्न, मैं इसमें लिखना भूल गई बच्चों, कॉमिंटर्न समाजवादी पार्टियों का अंतरराष्ट्रीय संगठन है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट और कॉमिंटर्न में भाग लेने के लिए विश्व भर से अनेक देशों के प्रतिनिधि पहुंचते हैं। कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर ऑफ द ईस्ट में दुनिया के विभिन्न देशों से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद 50 के दशक में लोगों को यह लगने लगा कि सोवियत संघ की जो शासन प्रणाली है वह रूसी क्रांति के अनुसार नहीं है। रूस को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वैश्विक जो पहचान है वो मिल चुकी थी। एक पिछड़ा हुआ देश आर्थिक शक्ति बन चुका था, उद्योग और खेती विकसित हो रहे थे, गरीबों को भोजन मिल रहा था, लेकिन फिर भी नागरिकों को आवश्यक स्वतंत्रताएं नहीं थी। विकास के नाम पर दमनकारी नीतियां अपनाई जा रही थी, जिसके चलते 20वीं सदी के अंत तक समाजवादी देश के रूप में सोवियत संघ की प्रतिष्ठा कम रह जाती है। बच्चों, आज हमने किस तरीके से बोल्शेविक लोगों ने जो है राष्ट्रीयकरण की बात की, केंद्रीकृत
नियोजित व्यवस्था की बात की, स्टालिनवाद, उनका सामूहिकीकरण, रूसी क्रांति का और सोवियत संघ का विश्व में प्रभाव पड़ा। आशा है आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।